हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 28 जनवरी और देख लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको। तो एक एक करके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे आज कवर करेंगे। तो आज का जो पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट। ठीक है, इंडिया और सेंट्रल एशिया का वर्चुअल समिट हुआ है। तो ये पूरा सेंट्रल एशिया का मैप है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है न्यूज में और क्यों है। तो इंडिया होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। इंडिया ने होस्ट किया है फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया जो समिट है उसको इन वर्चुअल फॉर्मेट। ठीक है, विच वॉज अटेंडेड बाय वर्चुअल फॉर्मेट, यानी ऑनलाइन ही सारा कुछ ये समिट हुआ है। जिसमें कि किन किन लोगों ने अटेंड किया इस समिट को। तो ये अटेंड किया गया प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ करजाइज रिपब्लिक तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सभी के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे हिस्सा लिया। इट कोइंसाइडेड विद द 30th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया कंट्रीज। ये 30 साल हो चुका है जो कि इस्टेब्लिशमेंट का किसका, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कि इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्री के बीच में है। तो इसी को लेकर जो है ये समिट हुआ है। कुछ की आउटकम्स निकला है इस सबमिट का, वो देख लेते हैं कि इसमें एग्रीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज द सबमिट मैकेनिज्म टू होल्ड इट एवरी 2 years, यानी कि ये इसमें तय किया गया कि सबमिट जो है, ये सबमिट हुआ है, ये हम लोग हर 2 साल में एक बार करेंगे ही करेंगे। इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटेरिएट इन न्यू दिल्ली वुड बी सेट अप टू सपोर्ट द न्यू मैकेनिज्म। और इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटेरिएट जो है न्यू दिल्ली में सेटअप किया जाएगा ताकि न्यू मैकेनिज्म को सपोर्ट मिल सके। साथ ही साथ सेटअप जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन अफगानिस्तान एंड यूज ऑफ चाबहार पोर्ट। और साथ ही साथ जॉइंट वर्किंग ग्रुप अफगानिस्तान में जो चाबहार पोर्ट का यूज करना है, इसमें हम लोग जॉइंट मिलके इस काम को करेंगे, उसके लिए भी सेटअप किया गया है। Further cooperation in areas of trade and connectivity, development cooperation, defense and security and cultural contacts through showcasing of Buddhist exhibitions, joint counter-terrorism exercise। यानी फर्दर जो कॉपरेशन होगा किन किन एरियाज में होगा, तो ट्रेड में होगा, साथ ही साथ कनेक्टिविटी में होगा ताकि सारे सेंट्रल एशिया के बीच में ट्रेड हो सके, ट्रेड में को बढ़ावा देने की बात की गई है, आपस में कनेक्टिविटी करने की बात की गई है। इसीलिए जो अफगानिस्तान में चाबहार पोर्ट है उसको उसको अच्छी तरीके से यूज करने की बात की गई है। साथ ही साथ कॉपरेशन को डेवलप करने की बात की गई है ताकि और डिफेंस को और सिक्योरिटी को मजबूत करने की बात की गई है, और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। कल्चरल भी कई सारे कॉन्टैक्ट्स जैसे बुद्धिस्ट एक्सिबिशन जो होते हैं उसको बढ़ावा देना है। साथ ही मिल के काउंटर टेररिज्म जो एक्सरसाइज है वो करना है ताकि टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए, कैसे कि इंडाउड विथ कमर्शियली वायबल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, गैस, यूरेनियम। कमर्शियल विएबल क्वांटिटीज है मिनरल्स का, जैसे कोल, गैस, यूरेनियम का। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। एक्ट्स एज ए बफर टू कंटेन फॉल आउट ऑफ फंडामेंटलिज्म, इंसुलेट इंडिया फ्रॉम नार्को टेररिज्म। ठीक है, इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस विद द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। ये इसको इंपॉर्टेंस और बढ़ा देता है विद द तालिबान जो कि टेक ओवर किया है अफगानिस्तान को। जियोस्टैटिक इंपॉर्टेंस भी है, एज इट लाइज, ये ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है, एज इट लाइज एज ए क्रॉस रोड्स ऑफ रसिया, द मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड द फार ईस्ट। यानी ये जो है वो ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन देशों से अगर रिलेशन अच्छा रहेगा, कॉपरेशन रहेगा, तो इन्हीं रास्तों को डेवलप किया जा सकेगा आगे रशिया जाने के लिए, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, और साउथ एशिया और सो फार ईस्ट को भी कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इस समिट में की गई, तय हुई, और क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए वो भी हमने समझ लिया। यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है, जैसे इनिशिएटिव टू इनकरेज विद सेंट्रल एशिया। क्या क्या इनिशिएटिव है, जैसे इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल
of 2012 is a broad-based framework involving political, economic, security and cultural connection. इंडिया का जो कनेक्शन है सेंट्रल एशिया के साथ, ये जो पॉलिसी है 2012 में से है, और ये एक ब्रॉड बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व है, इकोनॉमिकली भी इन्वॉल्व है, ट्रेड वगैरह होता है, ठीक है, कई सारे मिनरल्स का जैसे कोल, गैस, यूरेनियम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो कई सारी चीजों के लिए सेंट्रल एशिया इंडिया के साथ कनेक्टेड है। और साथ ही साथ कल्चरल कनेक्शन भी है, जैसे कि बुद्धिस्ट, जो मैंने बताया यहाँ पे बुद्धिस्ट एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इंडिया सेंट्रल एशिया का जो डायलॉग है ये इनिशिएट हुआ था 2019 से, ये हुआ था। इंडिया एक्सटेंडेड ए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। और इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस रीजन में दिया है, एक्सटेंड किया है। इंडिया और सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल जो एस्टेब्लिश किया गया था 2020 के अंदर में, ठीक है। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन तापी। इंडिया जो है वो जो तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया जो है इसमें मिलके काम करता है, ठीक है, यानी इंडिया पाकिस्तान एक साथ काम कर रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीमेंट भी है, साथ ही साथ अस्गाबात एग्रीमेंट भी है, सही है। तो कई सारी चीजों के चलते इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही सारी चीजें बात हुई है इस वर्चुअल समिट में, कि बेसिकली इसका 30 इयर्स हो चुका है इस एस्टेब्लिशमेंट का, साथ ही साथ हर 2 साल में इसको इस समिट को करने की बात की गई, और कई सारे और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिसके चलते इंडिया जो है सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्शन उसका अच्छा रहना भी जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको काफी डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या है न्यूज में नहीं है, मैंने हर तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है क्लाइमेट चेंज को लेकर। कि क्लाइमेट चेंज विल फोर्स ट्रांसबाउंड्री फिश स्टॉक्स टू मूव फ्रॉम हैबिटेट्स माइग्रेशन पाथ्स रिपोर्ट। क्या है ये देख लेते हैं न्यूज में। तो एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार एक अटेम्प्टेड टू एक्सेस इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है, यानी क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो पड़ रहा है ऑन ट्रांसबाउंड्री स्टॉक्स ऑफ फिशरीज पर ऑपरेटिंग विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो ऑपरेट करते हैं, यानी फिशरीज के जो स्टॉक है उसको उस पर क्लाइमेट चेंज का जो है असर पड़ रहा है। क्या है की हाइलाइट्स ऑफ स्टडी, क्या है कि 2030 तक 23% ऑफ ट्रांसबाउंड्री स्टॉक विल हैव शिफ्टेड एंड 78% ऑफ द वर्ल्ड्स जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है विल हैव एक्सपीरियंस्ड एटलीस्ट वन शिफ्टिंग स्टॉक। बाय 2100 यानी 2100 तक टोटल 45% ऑफ स्टॉक विल शिफ्ट ग्लोबली एंड 81% ऑफ जो इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वाटर्स विल हैव एटलीस्ट वन शिफ्टिंग स्टॉक, ठीक है। यानी 2030 तक 23% जो ट्रांसबाउंड्री स्टॉक है वो शिफ्ट कर जाएगा, और वर्ल्ड का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 78% जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्टिंग स्टॉक हो जाएगा। और 2100 तक बोला जा रहा है कि 45% जो स्टॉक है वो शिफ्ट कर जाएगा ग्लोबली, और 81% जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वाटर्स का विल हैव एटलीस्ट वन शिफ्टिंग स्टॉक। कुछ कंसर्न्स एसोसिएटेड विद शिफ्टिंग स्टॉक्स के बारे में कि विल जो इम्पैक्ट करता है फिश कैचेबिलिटी पर, फिशरीज प्रोडक्शन पर, और डिपेंडेंट लिवलीहुड्स जो कि इस पर डिपेंडेंट है, और इकोनॉमिक्स पर। will comprises sustainable development goals such as global 14 life below water, ये इस पर भी अफेक्ट करता है। will challenge the effectiveness of current governance and fisheries management frameworks, damage the livelihood of communities, जो communities या जो livelihood इस पर डिपेंडेंट है ये उस पर अफेक्ट करता है। अदर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन फिशरीज, अदर क्लाइमेट चेंज जो फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करता है फिशरी पर, impacts fish diversity, distribution, shortage of dissolved oxygen, lower fish production, etc. कई सारे चीज जो है इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अफेक्ट भी करते हैं। कुछ मेजर्स नीडेड है, जैसे कि नेशनल अलाइनमेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसकी जरूरत है। इनेबलिंग
policy making frameworks are crucial for climate change adaptation. Building resilience through collective action with cooperation and coordination of climate related policies and actions. Relook international fisheries agreements. तो कई सारी चीजों का जरूरत है इससे बाहर आने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन 2021-22। 2021-22 का जो समर कैंपेन है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर का फॉर समर कैंपेन, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या है 2021-22 का, देख लेते हैं। तो जो कॉन्फ्रेंस का हाईलाइटेड दैट समर क्रॉप्स है जो कि विच गिव्स फास्ट कैश टू द फार्मर, यानी समर क्रॉप्स जो गर्मी के सीजन में जो क्रॉप्स होते हैं वो ज्यादा पैसे दे सकते हैं फार्मर्स को, एंड इज ऑल्सो नोन एज गैप फिलर बिटवीन टू चीफ क्रॉप्स खरीफ एंड रबी। और जो कैश मिलता है, ये जो बेनिफिट फार्मर्स को मिलता है, तो ये एक गैप फिलर का काम करता है जो कि खरीफ और रबी के बीच में होता है। जैद और समर क्रॉप, जो जैद क्रॉप्स या समर क्रॉप्स बोलते हैं, ये कल्टीवेटेड होता है बिटवीन द मंथ ऑफ मार्च और जून के बीच में ये होता है। ये रिक्वायर करता है वार्म ड्राई वेदर। ये जो क्रॉप्स है ये वार्म और ड्राई वेदर में ही होता है, एज ए वाइटल ग्रुप पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ ऑफ फ्लावरिंग। बड़ा दिन, गर्मी का जो दिन होता है, दिन का जो समय होता है वो बड़ा होता है, तो ये क्रॉप्स इसी इन्वायरमेंट में जो है ग्रो कर पाता है, और इसको ड्राई और वार्म वेदर की जरूरत होती है। ट्रेंड ऑफ एरियाज कवरेज अंडर जैद और समर इन 2021, पल्सेस हैज हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन। 2021 के अंदर में जो पल्सेस है उसका जो हाईएस्ट एरिया जो कल्टीवेशन का हुआ था, फॉलोड बाय कॉर्स और न्यूट्री सीरियल्स ऑयल सीड्स। कुछ लिमिटेशंस भी है समर क्रॉप्स के, जैसे ये जो है ये ग्रो करता है सीजन इन शॉर्ट, मार्च से लेकर मई तक ही। लेस मॉइस्चर डिमांडेड क्रॉप्स ओनली, ये कुछ लेस मॉइस्चर डिमांडिंग क्रॉप्स है ये। ग्रोन इन एस्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, एस्योर्ड मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज पूरी जरूरत होती है तभी जाकर ये ग्रो करते हैं। कुछ डैमेज का भी खतरा होता है, जैसे कि स्ट्रे यानी कि और वाइल्ड एनिमल्स का, पक्षी वगैरह का भी खतरा होता है इसमें, वाइल्ड एनिमल्स का खतरा होता है। और जो है इन एडिक्वेट थ्रस्ट ऑन समर सीजन एरिया कवरेज, सीजन स्पेसिफिक वेराइटीज नीडेड। ठीक है, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग सपोर्टिव प्रोग्राम्स फॉर समर क्रॉप्स, जैसे कि टारगेटिंग राइस फैलो एरियाज प्रोग्राम टू प्रमोट पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। पल्सेस और ऑयल सीड्स को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जैसे टारगेटिंग राइस फॉलो एरियाज। उसके बाद इंटर क्रॉपिंग इन ऑयल पाम प्लांटेशन, इंटर क्रॉपिंग इन शुगर केन, स्प्रिंग प्लांटिंग मार्च से लेकर अप्रैल तक जो होता है। साथ ही साथ समर वेजिटेबल्स अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये कैटेगरी है, देख सकते हैं, और ये क्या क्या कल्टीवेशन होता है इसमें वो भी यहाँ पे देखा गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हमको कवर करना है, यहाँ एक शॉर्ट टॉपिक है, ये भी देख लेते हैं कि मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिस्कस ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यानी मिनिस्टर ऑफ पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो डिस्कस कर रहा है ड्राफ्ट करने के लिए एक पॉलिसी ऑन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए, एनर्जी को किस तरह से स्टोरेज किया जाएगा उसके सिस्टम के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिसी का, कि ये प्रमोट करना, टू ऑब्जेक्टिव द पॉलिसी इज टू प्रमोट द क्रिएशन ऑफ सॉर्टेज सिस्टम ऑन ए लार्ज स्केल अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर वाइज एट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स थ्रू आउट द कंट्री। की हाईलाइट्स ऑफ द ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड देख लेते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम है shall be an integral part of the power system under Electricity Act. People may be free to set up standalone ESS. Developers shall be granted interstate transmission connectivity, allowing them to sell or purchase power from any part of the country. यानी कि बेसिकली बात की जा रही है कि ESS shall be an integral part of the power system. ESS जो है यानी एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर सिस्टम का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर में। ये पीपुल में बी फ्री टू सेट अप स्टैंडर्ड ESS, पीपुल ये इसमें फ्री है कि वो एक स्टैंडर्ड ESS जो है वो सेटअप कर सकते हैं,
और जो डेवलपर्स है वो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी कर सकते हैं, साथ ही साथ एक 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 शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे शहर स्टेट सेल और परचेस कर सकते हैं पावर का किसी भी इंडिया के कंट्री के पार्ट में। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें, साथ ही साथ क्वांटम ऑफ ईएसएस इंक्लूड द रोड राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी सेल बी काउंटेड एज अ रिन्यूएबल परचेज obligation for storage. Transmission cost for renewable energy shall be waived both at time of charging as well as at the time of selling the stored renewable energy. Importance of ESS क्या है कि इससे सिक्योर हो सकता है इंडियाज एनर्जी नीड, इंडिया में जो इतना एनर्जी का जरूरत है वो पूरा हो सकता है। साथ ही साथ रिड्यूस इंपोर्ट बिल, जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं उसका बिल में कमी हम लोग कर सकते हैं ऑन बैटरीज एज वेल एज फ्यूल। प्रोमोटिंग क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है तो इससे पॉल्यूशन वगैरह का भी दिक्कत नहीं है, तो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने में भी मददगार हो सकता है, हेल्प कर सकता है। एंड असिस्ट इन अचीविंग आईएनडीसी टारगेट, जो आईएनडीसी टारगेट है उसको भी अचीव करने के लिए ये हमको हेल्प कर सकता है। कुछ कुछ चैलेंजेस है जैसे कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल विजिबिलिटी का चैलेंज ऑफ द प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो सकता है जैसे कि लैंड एक्विजिशन का, लो मिनरल रिजर्व ऑफ लिथियम या कोबाल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम है ये एक डिवाइस है दैट एनेबल एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल लाइक सोलर एंड विंड टू बी स्टोर्ड एंड देन रिलीज्ड व्हेन कस्टमर्स नीड पावर मोस्ट। यानी रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली यहाँ बात की जा रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी जैसे कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, इस एनर्जी को स्टोर करने की बात की जा रही है कि इसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे और जब कस्टमर का नीड होगा या जब एनर्जी का नीड होगा तब हम उसको सप्लाई करेंगे या सेल करेंगे या परचेस करेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। तो की ग्रिड एनर्जी स्टोरेज जो टेक्नोलॉजीज है जैसे कि बैटरीज, पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक और स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, थर्मल, ये सारी चीजें जो है इसमें की एनर्जी ग्रिड है जिसमें स्टोरेज किया जाएगा और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट टॉपिक है आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्वच्छता स्टार्टअप जो चैलेंज है एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, देखिए स्वच्छता स्टार्टअप जो चैलेंज है जिसको कि लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, किसके साथ कोलेबोरेशन करके, तो विथ एएफडी यानी एजेंट्स फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कोलेबोरेशन किया था विथ एएफडी एजेंट्स फ्रेंचाइज डेवलपमेंट के साथ, एजेंट्स फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट के साथ टू नर्चर द इन्वॉल्विंग इकोसिस्टम ऑफ द इंडियन वेस्ट सेक्टर, इंडियन वेस्ट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। चैलेंज क्या है कि चैलेंज क्या है, टू ओपन स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड ए फ्रेंच एक्टर्स कोलैबोरेटिंग विथ एन इंडियन स्टार्टअप। सॉल्यूशन आर इनवाइटेड अक्रॉस 4 thematic areas: social inclusion, zero dump, solid waste management, plastic waste management and transparency through digital enablement। यानी सॉल्यूशन इसमें क्या है कि सोशल इंक्लूजन करने की, जीरो डंप करने की, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल इनेबलमेंट, इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा, इन सब एरिया पर काम करना होगा, तब जाकर इसका सॉल्यूशन हो सकता है। रिसेंटली जो है हरियाणा स्टेप्ड अप ओडीएफ प्लस एक्टिविटीज विथ ग्रे वाटर मैनेजमेंट बाय अडॉप्टिंग वेस्ट स्टेबलाइज्ड पॉन्ड, construction of community leach pits, etc. Grey water is wastewater being discharged from a house, including water from showers, bathtubs, sinks, kitchen, dishwashers and वॉश मशीन। यानी ग्रे वाटर का मतलब क्या हुआ, ऐसा वाटर जो कि घरों से निकलता है, जैसे शावर यूज करने के बाद, बाथटब से, सिंक से, यानी कि वेस्ट वाटर। इसको किस तरह से डिस्चार्ज करना है, इसको किस तरह से मतलब कि इसको मैनेजमेंट करना है ताकि जो है वो इस वेस्ट का मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, और एनवायरनमेंट को भी ज्यादा नुकसान ना हो सके, इसका मैनेजमेंट करना है। इट मेक्स 50% to 80% ऑफ द वेस्ट वाटर फ्रॉम ए हाउस होल्ड। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या कि इसको रिड्यूस, रीयूज और रिचार्ज करना है। रिड्यूस करना है कि जुडिशियस यूज ऑफ फ्रेश वाटर विच विल रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ग्रे वाटर, यानी
यानी कि फ्रेश वाटर का इतना इफेक्टिवली यूज करना है और ताकि जो है ग्रे वाटर का मिनिमम जो है जनरेशन हो सके। साथ ही रीयूज, यानी कि ग्रे वाटर को रीयूज करने की बात की जा रही है, जैसे कि किचन गार्डन में कोई गार्डन वगैरह है तो उसमें आप यूज कर लीजिए, व्हीकल वॉशिंग करने के लिए यूज कर लीजिए, टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज कर लीजिए, ताकि जो है इस ग्रे वाटर का जो है प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, और फ्रेश वाटर भी उसके अकॉर्डिंग बच सके। अगर आप इस ग्रे वाटर का यूज जो है वो किचन गार्डन, व्हीकल वॉशिंग या टॉयलेट फ्लशिंग में अगर कर लेते हैं तो फ्रेश वाटर जो है जो कि आप इसके लिए इस्तेमाल करने वाले थे एक्चुअल में, वो आप नहीं करेंगे तो फ्रेश वाटर जैसा ही वो बचा ही हुआ रहेगा और ग्रे वाटर का भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिचार्ज। रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर विद ग्रे वाटर बाय अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी सच एज सॉकेज पिट, लीच पिट, यानी कि आप जैसे घर के बाहर या फिर घर के बाहर आप सॉकपिट बना दीजिए। ठीक है, आजकल सॉकपिट बनाने का सिस्टम आ रहा है जहां पर जो है वो पानी जो घर से, ये घर है मान लीजिए घर से ये नाली आ रही है, तो ये पहले क्या होती थी कि नाली में बहकर वो शहर से दूर चली जाती थी। अब क्या करना है कि यही पानी जो है एक गड्ढे में जमा करना है जिसको सॉकपिट बोला जाएगा, और इस गड्ढे में जमा होगा तो क्या होगा, इस आसपास के एरिया का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वाटर लेवल को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं हम लोग इस ग्रे वाटर का मैनेजमेंट करके। तो इन सभी चीजों को अडॉप्ट करने का इस तरीके से इसमें बात की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया कॉल्स फॉर ग्रेटर अर्जेंसी इन ट्रेड नेगोशिएशन विद यूरोपियन यूनियन, यानी इंडिया ने बुलाया है एक ग्रेटर अर्जेंसी के लिए ट्रेड में नेगोशिएशन करने के लिए, किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। क्या है न्यूज में, देख लेते हैं। तो ऑन इंडियाज यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन फॉर अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, India's external affairs minister cited the need to harmonize and prioritize their demands and some non-trade issues. इंडिया और यूरोपियन यूनियन का नेगोशिएशन जो ट्रेड में है और इन्वेस्टमेंट में, ये एक एग्रीमेंट है जो कि इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बुलाया है। एक हार्मोनाइज एंड प्रायोरिटाइज, मतलब कि इसको एकदम पहले के पहल बुलाया है, एकदम इमरजेंसी में, क्योंकि देयर डिमांड्स एंड सम नॉन ट्रेड इश्यूज के लिए भी। Indian and French foreign minister is in a virtual conversation focused on cooperation with Indo-Pacific region on a wide range of issues, including COVID-19 वैक्सीन को लेकर, रेगुलेशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी को लेकर, साथ ही साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो इन सभी चीजों को इंक्लूड कर कर ये जो है वर्चुअल कन्वर्सेशन हुआ, जहां पे इंडो पैसिफिक रीजन में एक वाइड रेंज इश्यूज के बारे में बात हुई इंडियन और फ्रेंच मिनिस्टर्स के बीच में, और साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स की भी बात हुई, जैसे कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर, रेगुलेशन ऑफ और ब्लू इकोनॉमी को लेकर, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी लेकर। दे ऑल्सो हाईलाइटेड प्रपोजल फॉर इंडिया एंड EU to create a Indo-economic campus on health to foster exchanges in training, innovation and cooperation on pharmaceutical products, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इंडो पैसिफिक कैंपस ऑन हेल्थ को क्रिएट करने की बात की गई। प्रोपोजल रखा गया इंडिया और यूए के बीच में, ताकि जो है उस पर ट्रेनिंग भी दी जा सके, इनोवेशन पर भी बात हो, साथ ही साथ कोऑपरेशन में, यानी दोनों मिलकर इस पर काम करें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर। इंडिया एंड ईयू जो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, ये जो है ये शुरुआत हुआ था इसका 2007 में, लेकिन इस पर डेडलॉक लग गया था 2013 से। लेकिन रिसेंटली जो है ये जो बातचीत है इसको फिर से शुरुआत किया गया आफ्टर 8 ईयर डेडलॉक। 2013 में डेडलॉक लग गया था, लेकिन इसको फिर से रिज्यूम किया गया। ठीक है, तो आई होप ये वाला शॉर्ट टॉपिक था जो कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे, हमारे जो एक्स्ट्रा न्यूज है, जो एड ऑन न्यूज हम लोग कह सकते हैं, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो एड ऑन न्यूज है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को लेकर। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये क्या है देख लेते हैं। तो इसको रिलीज कौन करता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें 180 कंट्रीज
होते हैं, जिसमें इंडिया का जो रैंक क्या है 85 है। इंडिया ने स्कोर किया है 40, यानी रैंक 86। और इस साल जो है रैंक 85 है, लास्ट ईयर 86 था, इस बार स्कोर है 40। इस रिपोर्ट के द्वारा यह बोला जाता है कि इंडिया का स्कोर क्या है, रिमेन स्टैग्नेंट है, यानी कि जो पहले था वही अब है। ओवर 5 डिकेड सम मैकेनिज्म दैट कुड बी हेल्प रीजन इन करप्शन आर वीकनिंग। डेनमार्क जो है, न्यूजीलैंड जो है और फिनलैंड ने टॉप किया है, ठीक है, ज्वाइंटली तीनों ने टॉप किया है, ठीक है। इंडेक्स रैंक यानी सबसे कम करप्ट जो देश है यहाँ। इंडिया रैंक कंट्री बाय देयर पर्सपेक्टिव लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल, ठीक है। ये जो स्केल है जिसमें नापा जाता है, इसमें 0 से लेकर 100 तक इसमें स्केल है, जो कि 0 बताता है हाईली करप्ट, यानी 0 जो है हाईली करप्ट है, और 100 जो है ये वेरी क्लीन है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, स्केल को। नेक्स्ट है एड ऑन टॉपिक्स में अमेरिका कॉम्पिट्स एक्ट। अमेरिका कॉम्पिटीज एक्ट क्या है? तो कॉम्पिटीज एक्ट यानी अमेरिका कॉम्पिटीज एक्ट। तो अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट और द अमेरिकाज कॉम्पिटीज एक्ट ऑफ 2022। Procedures for foreign nationals with an ownership interest in a startup entity for classification as a W1 not immigrant open more opportunities in the US for Indian talent, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एयर इंडिया स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन हैज बीन completed as it formally become a part of टाटा ग्रुप इट्स फाउंडर, यानी एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने अब खरीद लिया है और एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है और टाटा ने सारा पेमेंट्स कर दिया है और एयर इंडिया का जितना भी शेयर है वो अब टाटा ग्रुप के पास आ चुका है। Strategic disinvestment refers to the scale of substantial portion of the government's shareholding of a central public sector enterprises of up to 50% or such higher percentage along with transfer of the management control, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। क्या है कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन? कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन फॉर द कंट्रीज एडल्ट पॉपुलेशन। न्यू कैटेगरी ऑफ मार्केट, मतलब सीएमए इज द न्यू CMA control conditional market authorization is a new category of market authorization that has emerged during the COVID-19. It approves medicine that addresses unmet medical needs of patients on the basis of comprehensive data than normal required. Available for private hospitals, they will still not be available in regular pharmacies. नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो ये जो ये है कि इंटरेक्ट विथ वन अनदर विदाउट द नीड फॉर थर्ड पार्टीज, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्स क्या है? कि एग्जिस्ट एंड रन ऑन ए ब्लॉकचेन नेटवर्क, हायर कंप्यूटिंग पावर, लेस वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप, सेकेंड लारेंज पॉइंट, ठीक है। अबाउट द टेलीस्कोप, ऑर्बिटिंग इंफ्रेटेड ऑब्जर्वेटरी, कंप्लीटमेंट डिस्कवरीज ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑफ नासा कॉमा विथ लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज एंड इंप्रूव्ड सेंसिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, ये वही है कि स्टडी एवरी फेज इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ था। इट इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। ओवरव्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट है जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक, तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है कॉन्फिडेंट ऑफ जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2021। The awards given to person for a meritorious act of human nature in saving the life of a person, ठीक है। अवार्ड इज गिवन टू 3 कैटेगरीज, नेमली सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक।
Persons of all walks of life are eligible of these awards. The award can also be conferred posthumously. In 1961, awarded is presented in the form of a medallion uh, and a certificate signed by medallion and certificate signed by the Union Home Ministry and Union Home Ministry and monetary allowance. ठीक है. Then next है India's women freedom fighters. The book on India's women unsung heroes of freedom struggle released as a part of आजादी का अमृत महोत्सव. ठीक है. कीवर्ड्स मतलब कि हाँ कीवर्ड्स फॉर लीडर्स हाईलाइटेड, जैसे कि बहुत सारे लीडर्स हुए जैसे रानी अब्बक्का, यूल नाचैयर, गुलाब कौर, मतंगिनी हजारा, सुभद्रा कुमारी चौहान, दुर्गावती देवी, जो बहुत सारा. ठीक है. कई सारे जो फ्रीडम फाइटर, जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, उसके बारे में बताया गया और उसका एक बुक भी रिलीज किया गया एज ए पार्ट ऑफ द आजाद का अमृत महोत्सव. आज का हमारा लास्ट टॉपिक है नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स. तो यूनेस्को हैज एडेड नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स टू इट्स लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden jointly sought the UNESCO designation. About the clinker board, जो ये स्मॉल ओपन वुडन, ठीक है, यूजिंग द बेसिक टेक्निक्स fastened together, coastal heritage and fishing and to transport materials. ठीक है. तो आई होप आपको आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर किया है. ठीक है. तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. ठीक है. बहुत मेहनत लगती है. ठीक है. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद.